This is the story, The Letter. Who's the writer of the story? धूमकेतु. Probably he's an Indian author. और बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है ये. दिस इज रिटन by Dhumketu, and let's start reading. So the gray sky of early dawn stars still glowed as happy memories light up his life that is nearing its close. An old man was walking through the town now and again, throwing his tattered clothes tighter to shield his body from the cold and biting wind. From some houses came the sound of grinding mills and the sweet voices of women singing at their work, and the sounds helped him along his lonely way. तो बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है. ग्रे स्काई, इन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डॉन स्टार स्टिल ग्लोड, मतलब अभी भी तारे चमक रहे हैं. रात के अंधेरे वाले जो तारे दिखते हैं, अभी सुबह नहीं हुई है, सनराइज नहीं हुआ है, बस हल्का हल्का सा उजाला शायद शो होना शुरू होने वाला है. एज हैप्पी मेमोरीज लाइट अप अ लाइफ दैट इज नियरिंग इट्स क्लोज. और एक ओल्ड मैन जिसकी लाइफ की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है, हैप्पी मेमोरीज है, बस उन्होंने ही उसे जिंदा रखा हुआ है. हिज लाइफ इज नियरिंग इट्स क्लोज. उसकी लाइफ का एंड कब आ जाए पता नहीं, वो धीरे धीरे अपने एंड की ओर बढ़ रहा है. एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन. और ये ओल्ड मैन ये शहर के बीचों बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे वॉक करते हुए, नाउ एंड अगेन ड्रॉइंग हिज टैटर्ड क्लोथ्स टाइटर टू शील्ड हिज बॉडी. उसके कपड़े भी काफी फटे पुराने से हैं. तो बार बार जब ठंडी हवा लगती है, बिल्कुल सर्दियों के दिन है, चिलिंग एंड बाइटिंग विंड है कि बहुत तेज चुभती है वो ठंड. तो जब जब उसको वो ठंडी हवा चुभती है, तो वो अपने क्लोथ्स को और टाइटली अपनी बॉडी को शील्ड करने की, कवर अप करने की कोशिश करता है. फ्रॉम सम हाउसेस केम द साउंड ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स. ये उस जमाने की बात है जब सुबह सुबह लेडीज अपने घर में उठ करके पहले आटा पीसा करती थी. ग्राइंडिंग मिल्स मीन्स चक्की चल रही है. तो बहुत से घरों के बाहर से जब वो गुजरता है, तो उसको सुनाई देता है कि अंदर जो है शायद कुछ लेडीज हैं जो चक्की पे कुछ आटा पीसने का काम कर रही हैं. द स्वीट वॉइसेस ऑफ विमेन सिंगिंग एट देयर वर्क. और जब चक्की चलाते समय अपने मोनोटोनस काम को और एंजॉयबल बनाने के लिए अक्सर लोग म्यूजिक का सहारा लेते हैं. तो वो अपने आपस में गाने गा रही हैं. एंड द साउंड्स हेल्प्ड हिम अलोंग हिज लोनली वे. लेकिन अभी क्योंकि ज्यादातर शहर सोया हुआ है, तो पूरे रास्ते में उसको ऐसा कोई ज्यादा लोग नहीं मिलते चलने वाले, या आते जाते हुए ज्यादा लोग नहीं दिखते. इस अकेले रास्ते पे यही आवाजें हैं जो घरों के अंदर से आ रही हैं, वो उसको हेल्प करती हैं ये जानने में कि हाँ, वो किसी सुनसान जगह से नहीं, वो किसी ठीक ठाक जगह से निकल रहा है जहाँ पे लोग रहते हैं. Except for the occasional bark of a dog, the distant steps of a workman going early to work, or the screech of a bird disturbed before its time, the whole town was wrapped in deathly silence. कभी कभार कहीं से किसी डॉग के बार्किंग की साउंड सुनाई दे जाती है, या कहीं दूर से ऐसा लगता है अंधेरे में कहीं दूर कोई वर्कमैन, कोई लेबर, कोई मजदूर जो है वो अपने काम के लिए अर्ली मॉर्निंग में निकल पड़ा है. या कभी कभी किसी बर्ड की स्क्रीचिंग साउंड, मतलब उसके चीखने की आवाज आ जाती है, जैसे किसी ने उसको समय से पहले जगा दिया हो. द होल टाउन वॉज रैप्ड इन साइलेंस. इन सब कुछ साउंड्स के अलावा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर जो था वो एक गहरी नींद में सो रहा है. पूरा शहर एक गहरी नींद में सो रहा है ना. मोस्ट ऑफ इट्स इनहैबिटेंट वाज स्टिल इन द आर्म्स ऑफ स्लीप. उसके ज्यादातर इनहैबिटेंट्स जो हैं वो अभी भी गहरी नींद में हैं. The sleep which grew more and more profound on account of the intense cold winter. For the cold used sleep to extend its sway over all things, even as a false friend lulls his chosen victim with caressing smiles. क्योंकि इस शहर के ज्यादातर लोग जो है वो अभी भी गहरी नींद में हैं. स्लीप, और ये स्लीप आपने कभी नोटिस करा है, सुबह सुबह सर्दियों में नींद और प्यारी हो जाती है और गहरी नींद आती है, उठने का मन नहीं करता. डज इट हैपन विथ यू? Yes, ma'am. So same thing is happening here. तो the author is telling us कि sleep, नींद जो है ना वो अपने इस शहर के मोस्ट ऑफ इट्स inhabitants were still in the arms of sleep. इस शहर के ज्यादातर रहने वाले जो है अभी भी अपनी नींद की बाहों में हैं. The sleep which grew more and more profound. और sleep जो है वो और भी ज्यादा intense हो जाती है, especially in winter season. For the cold you sleep to extend its way. क्योंकि cold जो ठंडक है या जो ठंड है, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है कंटिन्यू करने के लिए नींद का सहारा लेती है. वो लोगों को और अच्छे से लल कर देती है, मतलब उनको और सुन कर देती है उनके सेंसेस, क्योंकि वो सुबह जग ही नहीं पाते. उनको बड़े आराम से प्यार से सुलाती रहती है वो. The old man, shivering at times, but fixed of purpose, plodded on till he came out of the town gate onto a straight road. Along this, he now went at a somewhat slower pace, supporting himself on his old staff. और इसी तरह से इस पूरे टाउन को क्रॉस करते हुए दैट ओल्ड मैन बीच बीच में कई बार उसे बहुत कपकपी हो रही थी, वो बहुत कांप रहा था, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग. बट ही वॉज फिक्स्ड ऑन पर्पस. लेकिन उसका पर्पस जो था वो, ही वॉज डिटर्मिन्ड कि मुझे हर हाल में जाना ही जाना है.
प्लॉडेड मीन्स किसी तरह से लड़खड़ाते हुए चल रहा था वो। ही केम आउट ऑफ द टाउन गेट, वो शहर के गेट के बाहर आया और बाहर एक स्ट्रेट रोड जा रही थी, जैसे होता है ना शहर के बाहर हाईवे होता है, तो ऐसे वो वहां तक पहुंच गया था चलते चलते। अलोंग दिस ही नाउ वेंट एट अ समवट स्लोअर पेस। अब वो टाउन गेट के बाहर जिस रोड पे चल रहा था वहां पे उसके चलने की पेस थोड़ी स्लो थी, क्योंकि अब उसकी डेस्टिनेशन नजदीक थी। एंड ही वाज सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन द ओल्ड स्टाफ, और वो अपने पुराने जो कहना चाहिए छड़ी थी उसके भरोसे वो चल रहा था। On one side of the road was a row of trees, on the other side the town's public garden. The sky was darker now and the cold more intense, for the wind was blowing straight along the road, on which they felt like frozen snow. अब इस रोड पे जिस पे वो चल रहा था, उस रोड के दोनों साइड जो थे देवर रोज ऑफ ट्रीज, दोनों तरफ पेड़ों की लंबी लंबी कतारें थी। ऑन द अदर साइड द टाउन पब्लिक गार्डन, और एक साइड तो टाउन था लेकिन दूसरी साइड जो था वो टाउन का पब्लिक गार्डन था। द स्काई वॉज डार्कर नाउ एंड द कोल्ड मोर इंटेंस, आसमान जो था वो और डार्क होने लगा था और ठंड और तेज होने लगी थी। बिकॉज द विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रेट, अब इस रोड पे विंड जो थी वो बिल्कुल सीधी रोड के साथ साथ जैसे चल रही थी। on which they felt like frozen snow, और इसीलिए वो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रोजन स्नो पड़ रही हो, मतलब वो ठंडी हवा नहीं थी। इट लुक मोर लाइक अ फ्रोजन स्नो, जैसे आपके ऊपर एकदम चिल्ड बर्फ पड़ रही हो। ओनली द फेंट लाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार की बहुत हल्की सी रोशनी दिख रही थी। At the end of the garden stood a handsome building of the newest style, and the light gleamed through the crevices of its closed doors and windows. और उसके एंड में गार्डन था। गार्डन के एंड में एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग थी, न्यूएस्ट स्टाइल, मतलब बहुत नई बनी थी, रिलेटिवली मॉडर्न बिल्डिंग थी वो। एंड लाइट ग्लीम थ्रू द क्रीविसेस, और डोर्स और विंडोज के बीच में जो थोड़ी सी दरारें होती हैं वहां से अंदर जो लाइट जल रही थी वो रोशनी उनके पास आ रही थी। So, beholding the wooden arch of this building, the old man was filled with the joy that the pilgrim feels when he first sees the goal of his journey. On the arch hung an old board with the newly painted letters, Post Office. The old man went in quietly and squatted on the veranda. The voices of 2 or 3 people busy and their routine work could be faintly heard through the wall. So, उसने उस बिल्डिंग के वुडन आर्च को देखा। बिहोल्डिंग मीन्स बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, बहुत प्यार से, बहुत वार्मथ के साथ उसको देख रहा था उस बिल्डिंग को। द ओल्ड मैन वॉज फिल्ड विद जॉय, जैसे कोई पिलग्रिम जो बहुत लंबी यात्रा करके अपने उस तीर्थ स्थान पे पहुंचता है जहां पे उसको अपने भगवान से, अपने देवता से मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। बिल्कुल वही खुशी इस ओल्ड मैन के फेस पे थी जब उसने उस पोस्ट ऑफिस को देख पढ़ा। When he first sees it, on the arch hung an old board with newly painted letters, और उस आर्च पे एक पुराना सा बोर्ड टंगा हुआ था लेकिन उस पे लेटर्स शायद नए पेंट किए गए थे, उस पे लिखा था पोस्ट ऑफिस। द ओल्ड मैन वेंट इन क्वाइटली एंड स्क्वाटेड ऑन द वरांडा, तो ओल्ड मैन जो था वो चुपचाप गया और वरांडा में जाकर के एक कोने में बैठ गया। The voices of 2 or 3 people busy on and their routine work could be faintly heard through the wall. 2-3 लोगों की अंदर से आवाजें आ रही थी, जैसे वो बहुत बिजी थे, अपने रूटीन वर्क कर रहे थे, लेकिन फिर भी वॉल के थ्रू बहुत हल्की सी कहीं कहीं से जो है वो आवाजें हल्की हल्की सी आ रही थी। Police superintendent, a voice called sharply. The old man started at the sound, but composed himself again to wait. अंदर से एक आवाज आई, पुलिस सुपरिटेंडेंट, और द ओल्ड मैन स्टार्टेड मीन्स वो चौंक सा गया उस साउंड को सुनकर के, जिस तरह से जोर से आवाज लगाई गई थी। लेकिन ही कंपोज हिमसेल्फ, फिर लेकिन उसने अपने आप को प्रिपेयर किया कि आई एम नॉट द पुलिस सुपरिटेंडेंट, मुझे नहीं बुलाया जा रहा, मुझे अभी और इंतजार करना है। But for the faith and love that warmed him, he could not have borne the bitter cold. लेकिन जो प्यार और जो भरोसा था उसे, जिस वजह से वो इतना आतुर था, इतना ईगर था इस पोस्ट ऑफिस तक पहुंचने के लिए, उसको ये बिटर कोल्ड बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। वो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसके लिए भी लेटर आएगा। Name after name rang out from within as the clerk read out the English addresses in the letters and flung them टू द वेटिंग पोस्टमैन। और अंदर क्या हो रहा था, एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में सुबह सुबह लेटर्स की सॉर्टिंग हो रही थी, अलग अलग टाइटल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटा सा टाउन था। तो इस छोटे से टाउन के जो मेन मेन लोग थे उनके नाम से तो यूं ही लेटर्स आ जाते थे, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, दीवान साहेब, लाइब्रेरियन, मतलब जिस ऑफिस का लेटर है उसको पढ़ पढ़ के पोस्टमैन वेट कर रहे थे। और वो जो सॉर्ट कर रहा था, जो इंग्लिश एड्रेसेस पढ़ रहा था, वो पढ़ पढ़ के नाम उनको ऐसे ऐसे सबकी ओर भेज रहा था। इट वॉज जस्ट सेंडिंग देम ऑफ। तो इस तरह से न्यूज पे पोस्ट ऑफिस में सॉर्टिंग चल रही थी लेटर्स की। In the midst of this procedure, a jesting voice from inside called, Coachman Ali. The old man got up, raised his eyes to heaven in gratitude, and stepping forward, put his hands to the door. Gokul Bhai? Yes, who is there?
You called out coachman Ali's name, didn't you? Here I am. I have come for my letter. और इन सब के बीच में जब ये सब सॉर्टिंग चल रही थी तो एक जेस्टिंग वॉइस, जेस्टिंग मीन्स हंसी मजाक में, जैसे किसी का नाम जबरदस्ती नहीं है उसके नाम का लेटर, लेकिन यूं ही आवाज लगा दी, कोचमैन अली। और अपना नाम सुनते ही वो ओल्ड मैन ही गॉट अप। उसने आसमान की ओर देखा, ईश्वर को थैंक यू बोला, एंड ही स्टेप फॉरवर्ड कि फाइनली मेरा लेटर आ गया। गोकुल भाई, उसने दरवाजा हल्के से खोल के पूछा, गोकुल भाई? तो अंदर से आवाज आई, यस, हु इज देयर, कौन है? यू कॉल्ड आउट कोचमैन अलीज नेम, डिडंट यू? आपने कोचमैन अली का नाम लिया था ना, है ना? हियर आई एम, मैं यहीं पे हूँ। आई हैव कम फॉर माई लेटर। इट्स अ मैडमैन सर हु वरीज अस बाय कॉलिंग एवरी डे फॉर लेटर्स दे नेवर कम, सेड द क्लर्क टू द पोस्टमास्टर। तो क्लर्क ने पोस्टमास्टर को बोला, अरे सर पागल आदमी है, रोज हमें आके परेशान करता है, रोज पूछता है लेटर आया कि नहीं, आया कि नहीं। अरे इसके लेटर्स कभी आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों रोज आ जाता है। The old man went back slowly to the bench on which he had been accustomed to sit for 5 long years. पिछले 5 सालों से उसका यही रूटीन था। हर रोज अर्ली मॉर्निंग, दुनिया के उठने से पहले, सुबह सुबह जब पहला टाइम होता था, सुबह 6 बजे के अराउंड जब पोस्ट ऑफिस खुलता था, तो वो भी अपने घर से निकल के सुबह 6 बजे एग्जैक्टली ऑफिस पहुंच जाता था। और पोस्ट ऑफिस के एक कोने में एक बेंच पे हर रोज जाके बैठ जाता था, और सुबह से शाम तक जब तक पोस्ट ऑफिस खुला रहता था वो वहीं बैठा रहता था, इस इंतजार में शायद उसका लेटर आ जाए, शायद उसका लेटर आ जाए। हर रोज यही इंतजार था उसका। तो उसने जब देखा कि उन लोगों ने मजाक किया है तो उसने उन्हें कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। वो चुपचाप वापस आके अपनी बेंच पे बैठ गया, जिस पे बैठने की उसको पिछले 5 सालों में आदत हो चुकी थी। अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी। अच्छा, अभी तक हमने देखा ये ओल्ड मैन कौन है। मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? शिरीष, जलज, दुर्गेश? Okay, ma'am. Okay, so tell me, who is the madman? Who is the madman? Coachman Ali, Coachman Ali. Why do they call him a madman? because he is sitting in the post office like 5 years. लैंग्वेज इज सेम कि पिछले 5 सालों से वो यहीं बैठे हैं। रादर यू शुड से And I mean that uh, the Coachman Ali is waiting for his letter 5 years and coming to post office 5 years. So that's coming to office for the past 5 years. That's true. why Right. Do we know whose letter he is waiting for? his daughter. His daughter. Although it is not yet revealed in the story, but yes, he is waiting for a letter from his daughter. Ali had been a clever shikari. Let's come back to the story now. Now we know about who Ali is. Ali had been a clever shikari. As his skill increased, so did his love for the hunt. Till at last, it was as impossible for him to pass a day without hunting as it is for the opium eater to forego his daily portion. When Ali sighted the earth's brown partridge almost invisible to other eyes, the poor bird, they say, was as good as in his bag. His sharp eyes saw the hare crouching. Even when the dogs failed to see the creature cunningly hidden in the yellow-brown scrub, Ali's eyes would catch the sight of his ears, and in another moment it was dead. Besides this, he would often go out with his friends, the fishermen. तो अली जो था, वॉज अ वेरी क्लेवर शिकारी, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही शातिर खिलाड़ी था वो। जैसे जैसे उसका स्किल इंक्रीज हो, एज ही बिकेम मोर स्किल्ड एंड मोर एडेप्ट एट हंटिंग, ऐसे ऐसे उसका लव, मतलब हिज लव आल्सो ग्रू फॉर हंटिंग, उसको मजा आने लगा। ही स्टार्टेड एंजॉयिंग हंटिंग अ लॉट, टिल एट लास्ट इट बिकेम इम्पॉसिबल। फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि हंटिंग के बिना उसका एक भी दिन गुजारना मुश्किल हो गया। जैसे किसी ओपीएम ईटर के लिए होता है ना कि उसको डेली अपना डोज चाहिए ही चाहिए, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है उसको अपनी डोज ड्रग्स की डेली चाहिए ही चाहिए, कुछ सेम सिचुएशन इसकी भी थी। When Ali sighted the earthbound partridge is the name of a bird. तो अली जब भी देखता था कि कोई ब्राउन सी वो earthbound partridge बिल्कुल मिट्टी में ही बैठी हुई है, उसको दूर से लोगों को दिख भी नहीं रही, ऑलमोस्ट इनविजिबल, कैमोफ्लेज हो गई है, बट फिर भी वो उसे पकड़ लेता था, उसको देख जाती थी, एंड द मोमेंट उसकी नजर उस पर पड़ी, इट वॉज एज गुड एज इन हिज बैग। एक शॉट में वो उसको मार देता था। हिज आईज शार्प His eyes saw the hare crouching. उसकी शार्प आईज उसके कहीं पे किसी हिरन को हल्का सा भी मूव करते हुए देखती थी, तो वो तुरंत उसको जो है वो देख लेता था, भले ही वो डॉग्स जो उनके हंटिंग डॉग्स होते हैं उनकी नजर से बच जाए, लेकिन अली की शार्प आई से बचना बहुत मुश्किल हो गया था। अलीज आईज वुड कैच साइट ऑफ हिज ईयर्स, उसके कान जरा सा भी मूवमेंट करते थे हेयर के, और नेक्स्ट मोमेंट द हेयर वाज डेड।
और इसके अलावा वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ फिशरमैन के साथ भी जाया करता था. But when the evening of his life was drawing in, he left his old ways and suddenly took a new turn. His only child, Miriam, married and left him. She went off with a soldier into his regiment in the Punjab, and for the last 5 years he had no news of his daughter, for whose sake alone he dragged along a cheerless existence. लेकिन जब उसकी जिंदगी की शाम होने लगी, वो बूढ़ा होने लगा, थोड़ा थोड़ा ओल्ड होने लगा, तो उसने अपने पुराने तरीके छोड़ दिए, उसने हंटिंग छोड़ दी. उसकी लाइफ ने एक अचानक एक ऐसा मोड़ लिया कि उसकी लाइफ चेंज हो गई. उसकी इकलौती बेटी मिरियम, शी मैरिड एंड लेफ्ट हिम, उसने शादी की और वो चली गई. शी वेंट ऑफ विद अ सोल्जर इनटू हिज रेजिमेंट, उसने किसी सोल्जर से शादी की थी और वो उसके साथ पंजाब के किसी रेजिमेंट में रहने चली गई. एंड फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से उसे कोई खबर नहीं थी अपनी बेटी की कि वो कहाँ रह रही है, कहाँ है, कैसी है. एंड ही हैज बीन ड्रैगिंग अलोंग, वो अकेले ही अपनी इस बेकार सी, बेरौनक सी, फालतू सी जिंदगी को खोए जा रहा था. ही वॉज जस्ट लिविंग फॉर द सेक कि एक दिन उसकी डॉटर उसे याद करेगी, उसको लेटर लिखेगी, उसको बताएगी अपने बारे में, एंड ही वुड कम टू नो दैट हिज डॉटर इज सेफ एंड हैप्पी. ना ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन. अब उसको समझ आ रहा था कि लव और सेपरेशन क्या होता है. अभी तक उसने ही कुड नो लॉन्गर एंजॉय द स्पोर्ट्समैन प्लेजर एंड लाफ्टर एट द bewildered terror of young partridges bereft of their parents. पहले उसको बड़ा मजा आता था जब वो किसी पैट्रिज को किल करता था, किसी हेयर को मारता था, और उनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे कंफ्यूज से इधर उधर भाग रहे होते थे. उसको बड़ा मजा आता था ये सब देख करके कि किस तरह से उसने सबको डरा दिया, सबको, सब इतने घबरा गए हैं, सारे बच्चे छोटे छोटे, उनके पेरेंट्स को उसने मार दिया है. ही यूज्ड टू फील हैप्पी. बट अब उसको इस चीज में कोई खुशी नहीं मिलती थी. अब उसको रियलाइज हुआ था कि अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से बिछड़ जाना क्या होता है, व्हाट दैट पेन इज. Although the hunter's instinct was still in his blood and bones, such loneliness had come into his life since the day Miriam had gone away, that now forgetting his sport, he would become lost in his admiration of the green cornfield. उसकी हंटर इंस्टिंक्ट जो थी, जो उसके ब्लड और बोन्स में थी, ऐसा लगता था उनकी जगह उसकी लाइफ में एक अजीब सी लोनलीनेस आ गई थी, एक अजीब सा सन्नाटा सा आ गया था. जब से उसकी डॉटर मिरियम उसको छोड़ के गई थी, वो खेलना ही भूल गया था. ही हैड फॉरगॉटन हिज स्पोर्ट. हंटिंग उसको अच्छा ही नहीं लगता था. ही वुड बिकम लॉस्ट. अब वो ग्रीन कॉर्नफील्ड को देख करके उसको एडमायर करते करते खो जाता था. He reflected deeply and came to the conclusion that the whole universe is built up through love and that the grief of separation is inescapable. और काफी सोचने के बाद, काफी अपने अंदर अपने थॉट्स को मंथन करने के बाद, उनको बहुत सोच सोच के फाइनली ही केम टू दिस कंक्लूजन कि दिस होल यूनिवर्स, ये पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी यूनिवर्स, इट इज मेड अप ऑफ लव एंड द ग्रीफ. और ये जो ग्रीफ है ना, सेपरेशन का, बिछड़ने का जो दुख है, इट इज इनएस्केपेबल. ये सबको मिलता है. एंड सीइंग दिस ही सैट डाउन अंडर अ ट्री एंड wept bitterly. और ये सब देख करके एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा और फूट फूट के खूब रोया. From that day, he had risen each morning at 4 o'clock to walk to the post office. In his whole life, he had never received a letter, but with a devout serenity, born of hope and faith, he persevered and was always the first to arrive. और जिस दिन उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सब उसके कर्मों की वजह से हो रहा है, उसने इतने फैमिलीज को, इतने एनिमल्स को मारा है कि उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स उनसे बिछड़ के वो भी इसी तरह से दुख में रहे होंगे, उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई होगी. जिस दिन से उसको ये चीज रियलाइज हुई है, उस दिन से उसने इसको अपना भाग्य मान लिया कि उसकी भी लाइफ में यही सेपरेशन, यही पेन है. उसको अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता लग पा रहा है. जब से वो शादी करके गई है, वो कहाँ है, किस हाल में, कुछ नहीं पता. और वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकता है, बिकॉज उसको वो एड्रेस भी नहीं पता जहाँ पे वो कोई लेटर लिखे या वो जाकर अपनी बेटी से मिल के आए. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही हैड रिजन ईच मॉर्निंग. इसलिए हर रोज सुबह 4 बजे वो उठ जाता है और रोज सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस जाता है. इन हिज होल लाइफ, पूरी जिंदगी में उसको कभी कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ, बट विद अ डिवोट सीरेनिटी. लेकिन आज उसके अंदर एक ऐसी शांति है, उसके मन में एक ऐसा डिवोशन है कि कुछ भी हो जाए, उसे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन उसका परसिवरेंस, अगर वो लगातार इसी तरह से करता रहेगा, तो एक ना एक दिन उसका लेटर जरूर आएगा. और इसीलिए हर रोज सुबह 4 बजे उठ करके जैसे तैसे वो भागता दौड़ता पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है. The post office, one of the uninteresting buildings in the world, became his place of pilgrimage. He always occupied a particular seat in a particular corner of the building, and when the people got to know his habit, they laughed at him. तो पोस्ट ऑफिस जो है वो दुनिया की सबसे अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स में से एक है.
और यही जगह उसकी प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बन गई। ही ऑलवेज ऑक्यूपाइड, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर उस बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर कॉर्नर की एक पर्टिकुलर सीट उसने अपने लिए फिक्स कर ली थी। वो हर रोज सुबह, क्योंकि सबसे पहले पहुंच जाता था तो नेचुरली ज्यादा रश नहीं होता था, तो प्लेस ही हैज चोजन, हर रोज उसको वही जगह खाली मिल जाती थी और वो वहीं बैठ करके पूरा दिन वेट करता था। When people got to know about of his habit, they laughed at him. जब लोगों को उसकी इस हैबिट का पता चला तो लोग उस पर बहुत हंसे कि ये क्या है, सुबह सुबह 4 बजे आके बैठ जाना और सारा दिन यहाँ बैठ करके सिर्फ उस लेटर का इंतजार करना जिसका ये भी नहीं पता कि वो कब आएगा। द पोस्टमैन बिगेन टू मेक अ गेम ऑफ हिम, और इस तरह से वहां के जो पोस्टमैन जो वहां पे एम्प्लॉयड थे वो उसका मजाक बनाने लगे। Even though there was no letter for him, they would call out his name for the fun of seeing him jump and come to the door. यहाँ तक कि कई बार उसके नाम से कोई लेटर नहीं होता था फिर भी वो उसका नाम पुकारते थे, ऐसे ही यूं ही रैंडमली कभी भी, सिर्फ इस खुशी में कि वो उनको मजा आता था जब वो उठ करके अपनी सीट से आता था और दरवाजे पर आके पूछता था कि मैं हूं, आई एम कोचमैन अली, इज देयर अ लेटर फॉर मी। बट विद a boundless faith and infinite patience, he came every day and went away empty handed. लेकिन फिर भी उसकी फेथ जो थी वो, उसका कोई एंड नहीं था। वो हर रोज सुबह सुबह आ जाता था विद इन्फिनिट पेशेंस, और बिल्कुल पेशेंटली, कोई उसका मजाक उड़ाए, कोई उस पे हंसे, कोई कुछ करे, उसको कोई भला भला बुरा भी कहे, ही डिड नॉट बॉदर। वो हर रोज सुबह आके बैठ जाता था और शाम को खाली हाथ वापस चला जाता था। When Ali waited, peons would come for their firm letters, and he would hear them discussing their master's scandals. These smart young peons, in their spotless turbans and creaking shoes, were always eager to express themselves. Meanwhile, the door would be thrown open, and the postmaster, a man with a face as sad and as inexpressive as a pumpkin, would be seen sitting on his chair inside. There was no glimmer of animation in his features. Such men usually proved to be village schoolmasters, office clerks, or postmasters. तो जब अली यहाँ पे वेट कर रहा होता था बैठा हुआ, तो पियंस आते थे अपने अपने फर्म के लेटर्स लेने के लिए, एंड वुड हियर देम, और वो सुनता था कि किस तरह से वो अपने अपने मालिक के, अपने अपने मास्टर्स के स्कैंडल्स को डिस्कस कर रहे होते थे। These young peons, they were smart, they were young, and they spotless turbans, अच्छी फॉर्म्स के पियंस होते थे, तो इन्होंने बड़ा अच्छा सा स्पॉटलेस टर्बन बांधा हुआ होता था अपने सर पे। क्रीकिंग शूज, इनके शूज जो थे वो आवाज करते थे, बट दे वर ऑलवेज ईगर टू एक्सप्रेस, और ये आपस में हमेशा अपनी सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए बड़े ईगर रहते थे। हमारे मास्टर का कहाँ स्कैंडल चल रहा है, किसका अफेयर चल रहा है, किसके साथ क्या स्कैम हो गया, इनके पास सारी खबरें होती थी जो ये सारे पियंस एक दूसरे से शेयर करते थे। Meanwhile, the door would be thrown open and the postmaster, meanwhile, कभी कभी जब डोर खुल जाता था तो पोस्टमास्टर की शक्ल दिखाई देती थी। He was a man with a face as sad and as inexpressive as a pumpkin. उसका फेस इतना सैड रहता था हमेशा, इतना इनएक्सप्रेसिव, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कभी कोई खुशी नहीं, कभी कुछ नहीं। ऐसा लगता था जैसे कोई पंपकिन हो जिसको अंदर एक चेयर पे बिठा दिया गया। There was no glimmer of animation in his features. उसके फीचर्स में, उसके फेशियल फीचर्स में कोई जेस्चर, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था जो पता लगे कि वो कभी खुश होता है, दुखी होता है, गुस्सा होता है, क्या होता है पता नहीं। बस एक सिंपल सा फेस लिए बैठा रहता था। सच मैन यूजुअली, और ऐसे लोग अक्सर या तो विलेज के स्कूल मास्टर्स होते हैं या ऑफिस में क्लर्क्स या फिर पोस्ट मास्टर जैसी पोजीशन पे होते हैं। One day he was there as usual and did not move from his seat when the door was open. Police commissioner, the clerk called out, and a young fellow stepped forward briskly for the letters. Superintendent, another voice came. Another peon came, and so the clerk, like a worshipper of Vishnu, repeated their customary 1,000 names. So एक दिन ऐसे यूजुअल डे चल रहा था और अली जो था वो अपनी सीट पे वहीं बैठा हुआ था, एंड डिड नॉट मूव। दरवाजा खुला भी लेकिन फिर भी अली अपनी जगह से नहीं मूव किया। पुलिस कमिश्नर, अंदर से एक क्लर्क ने आवाज लगाई, और जैसे ही उसने पुलिस कमिश्नर बोला, अ यंग फेलो स्टेप फॉरवर्ड विद ब्रिस्कली फॉर लेटर्स। एक यंग फेलो था, जो यंग सा बंदा जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से आया था लेटर्स लेने के लिए, वो आगे बढ़ा और उसने लेटर्स ले लिए। सुपरिटेंडेंट, अनदर वॉइस कॉल्ड, अनदर पीएन की, दूसरी वो आवाज आई, दूसरा पीएन आया, एंड सो द क्लर्क। और क्लर्क जैसे विष्णु जी का के सहस्त्र नामों का उच्चारण करना है ना, रोज सुबह सुबह हजारों नाम उनके विष्णु जी के लेने हैं, तो वैसे अपने आवाज में मतलब उसकी आवाज वैसी लग रही थी, कंटिन्यू टू कॉल पीपल, और लोग आ आके अपने अपने लेटर्स लेके जाते रहे। At last they had all gone. Ali got up too, and saluting the post office as though it housed some precious relic, went off. A pitiable figure, a century behind his time. Finally सब लोग जा चुके थे, शाम हो गई थी। अली भी उठा और उसने पोस्ट ऑफिस को सैल्यूट करा एज इफ उसके अंदर कोई बहुत ही बेशकीमती रेलिक रखा हुआ था, और इतना उसको सैल्यूट करके वो वहां से निकल गया। अब पिटिएबल फिगर, पीछे से उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो
कम से कम 100 साल का हो चुका है, बहुत ही दुबला पतला कमजोर सा लग रहा था। दैट फेलो आस्क्ड द पोस्टमास्टर, इज ही मैड? तो पोस्टमास्टर ने अपने स्टाफ से पूछा, ये फेलो पागल है क्या, रोज आ जाता है? Who said, "Oh, yes," answered the clerk. "No matter what the weather is, he has been here every day for the last 5 years, but he doesn't get any letters." So, क्लर्क ने हंसते हुए कहा, वो सर कौन, वो अच्छा, हाँ हाँ, यस यस, नो मैटर, कोई सा भी मौसम हो, कैसा भी हो, वो हर रोज सुबह सुबह यहाँ पे आ जाता है, पिछले 5 सालों से हर रोज वो यहीं पे आ जाता है, एंड ही सिट्स हियर एंड वेट्स फॉर हिज लेटर्स, जो कभी आते ही नहीं है। आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, हु डज ही थिंक विल हैव टाइम टू राइट अ लेटर एवरी डे? पोस्टमास्टर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी उसको क्या लगता है, किसके पास इतना टाइम होगा जो रोज रोज लेटर लिखे? But he's a bit touched, sir. In the old days, he committed many sins, and maybe he shed some blood within sacred precincts, and is paying for it now. The postman added in support of his statement. So, तभी पोस्टमैन ने बोला कि सर, लेकिन he's a bit touched. कुछ तो है इसमें ना, थोड़ा सनकी तो है सर ये। इन ओल्ड डेज, पुराने टाइम में ना इसने बहुत पाप किए हैं। शायद इसने कुछ खून भी बहाया है, कुछ सेक्रेट प्रिसेंट्स मीन्स कुछ मंदिर या कोई जो बहुत पवित्र जगह होती है, शायद वहां पे भी इसने कुछ जानवरों का या कुछ किसी का खून बहाया है, उसी की सजा भुगत रहा है ये। मैडमेन आर स्ट्रेंज पीपल, पोस्टमास्टर ने कहा, हाँ, मैडमैन भी ना बड़े पागल से लोग होते हैं, अजीब से ही होते हैं। Yes, once I saw a postman in Ahmedabad who did absolutely nothing but make little heaps of dust. And another had a habit of going to the riverbed in order to pour water on a certain stone every day. तो अब ना गॉसिप शुरू हो गई ऑफिस में, जैसे होता है ना, मौका मिलना चाहिए और गॉसिप पे शुरू चालू हो जाते हैं सब। तो अब मैडमैन की बात हो रही है, तो सब अपने अपने मैडमैन के एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। तो दूसरे उसने बोला पोस्टमैन ने कि यस सर, वंस आई सॉ पोस्टमैन, मैंने भी अहमदाबाद में एक बार एक पोस्टमैन देखा था, कुछ नहीं करता था सारे दिन, ही डस्ट के धूल के छोटे छोटे हीप्स बनाता रहता था। और एक और था, उसकी तो बड़ी अजीब सी हैबिट थी सर, ही यूज्ड टू गो टू द रिवर बेड, वो रोज सुबह रिवर बेड पे जाता था और एक पर्टिकुलर स्टोन पे रोज पानी डाल के आता था। Oh, that's nothing, chimed in another. I knew one madman who paced up and down all day long, another who never ceased declaiming poetry, and a third who would slap himself on the cheek and then began to cry because he was being beaten. तो तभी एक और बंदा जो था स्टाफ का, वो बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक बार एक मैडमैन को जानता था, सारा दिन अप एंड डाउन, मतलब सारा दिन लेफ्ट राइट वॉक करता रहता था। और एक और, वो नेवर सीज डिक्लेमिंग पोएट्री, जब देखो तब कविताएं सुनाता रहता था। एक थर्ड वन, वो तो बहुत ही अलग था, वो तो रोज अपने को मतलब थप्पड़ मारता था और फिर रोने लग जाता था कि क्योंकि उसको पिटाई हुई है। एंड एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस बिगैन टू टॉक ऑफ ल्यूनेसी, और अचानक पोस्ट ऑफिस के सब लोग जो थे वो ऐसे ही पागलों वाली बातें करने लगे, पागलों के बारे में बातें करने लगे। दे ऑल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मैड पीपल। All working class people have the habit of taking periodic rest by joining in general discussions for a few minutes. After listening a while, the postmaster got up and said, "It seems as though the mad live in a world of their own making. To them, perhaps, we too appear mad. The madman's word is rather like a poet's, I should think." So finally, the author comments कि ऑल वर्किंग क्लास पीपल, दुनिया में जितने भी वर्किंग क्लास वाले लोग हैं ना, उनकी हैबिट होती है, वो पीरियोडिकली रेस्ट लेते हैं, अपने काम से ब्रेक लेकर के वो इस तरह के जनरल डिस्कशंस में थोड़ी देर के लिए एंगेज हो जाते हैं, तो दे फील रिलैक्स्ड, काम करते करते बीच में ब्रेक लेना। सो आफ्टर लिसनिंग फॉर अ व्हाइल, तो थोड़ी देर तो पोस्ट मास्टर सबकी बातें सुनता रहा, सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहे अलग अलग तरीके के मैडमैन की। एंड फाइनली पोस्ट मास्टर उठा और उसने कहा, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये मैडमैन ना अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। To them, perhaps we too appear mad, और शायद इनकी नजरों में हम भी पागल दिखते होंगे। The madman's world is like a poet. मैडमैन का की दुनिया ना उस पोएट की तरह है, जो अपनी दुनिया में खोया रहता है, मुझे तो ऐसे लगता है। He laughed as he spoke the last words, looking at one of the clerks who wrote in different words. Then he went out and the office became still again. और ये कहते हुए उसने हंसते हुए उस बंदे को देखा जो ऑफिस में क्लर्क था, जो ऐसी अजीब अजीब सी कविताएं लिखा करता था। और फिर इतना कह के वो पोस्टमास्टर, बिकॉज ही इज द चीफ बॉस ऑफ द पोस्ट ऑफिस, वो बाहर चला गया और पूरा ऑफिस दोबारा से शांत हो गया, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि बॉस का इशारा किसकी तरफ था। For several days, Ali had not come to the post office. There was no one with enough sympathy or understanding to guess the reason, but all were curious to know what had stopped the old man. At last he came again, but it was a struggle for him to breathe, and on his face were clear signs of approaching end. That day he could not contain his impatience. So उसके बाद कई दिनों तक अली पोस्ट ऑफिस नहीं आया, और किसी में भी इतनी सिंपैथी नहीं थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कोई जानने की भी कोशिश करता कि वो क्यों नहीं आया, उसने आना अचानक क्यों बंद कर दिया। लेकिन फिर भी एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो। एक्शन किसी ने नहीं लिया था, लेकिन फिर भी सबके मन में ये था कि आखिर वो आ क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा आजकल, क्यों नहीं आ रहा, वो कहाँ रहता है। एट लास्ट ही केम अगेन, फाइनली काफी दिनों बाद वो
आया। इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर हिम टू ब्रीथ, वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा था, और उसके फेस पे बिल्कुल क्लियर साइंस थे कि अब उसकी एंड जो है वो बहुत ही नियर है, उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है। दैट डे ही कुड नॉट कंटेन हिज इम्पेशंस, उस दिन उसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं थी। उसने, मास्टर साहेब, ही बेग द पोस्ट मास्टर, हैव योर लेटर फ्रॉम माई मिरियम। सो पोस्ट मास्टर ने उससे पूछा, उसने पोस्ट मास्टर से पूछा, मास्टर साहेब, हैव यू एनी लेटर, आपके पास मेरी मिरियम का कोई लेटर आया है क्या? पोस्टमास्टर वांटेड टू गेट आउट ऑफ द कंट्री एंड ही वाज इन अ हरी। पोस्टमास्टर को गांव से बाहर जाना था, कहीं दूसरी जगह जाना था, तो जल्दबाजी में था। व्हाट अ पेस्ट यू आर ब्रदर, ही एक्सक्लेम्ड, उसने गुस्से में बोला, ये किस तरह के इंसान हो तुम? माय नेम इज अली, आंसर्ड अली एब्सेंट माइंडेडली। लेकिन अली को तो उसके रिएक्शन से, उसके बिहेवियर से कुछ मतलब ही नहीं था। वो अपनी ही जल्दी में था, वो अपनी ही बातों को जवाब देना चाहता था। उसने कहा, माय नेम इज अली, मेरा नाम अली है। आई नो, बट डू यू थिंक यू हैव गॉट योर मिरियम्स लेटर रजिस्टर्ड, मिरियम्स नेम रजिस्टर्ड? तो उसने, पोस्ट मास्टर ने गुस्से में बोला, हाँ हाँ पता है, तुम्हें क्या लगता है हमने मिरियम के नेम की रजिस्ट्री करा रखी है? Then please note it down, brother. It will be useful if a letter should come when I'm not here. For how should the villager who had spent 3/4 of her life hunting know that Miriam's name was not worth a pice to anyone but her father? तो अली ने कहा कि प्लीज नोट इट डाउन ब्रदर, फिर आप प्लीज नोट कर लीजिए। इट विल बी यूजफुल, अगर लेटर आता है और मैं यहाँ पे नहीं हूं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ डिलीवर करना है। आफ्टर ऑल, अली ने अपनी जिंदगी का 3/4, मतलब करीब 75 ईयर्स अपनी लाइफ के हंटिंग में बिताए थे। और वो ये बात कैसे समझ पाता है कि मिरियम का नाम जो है वो जितना उसके लिए वैल्यूएबल है एज ए फादर, जितना मिरियम नाम उसके लिए इतना लविंग, इतना अफेक्शनेट, इतना इंपॉर्टेंट, इतना वैल्यूएबल है, पोस्ट मास्टर के लिए डज नॉट मीन एनीथिंग। एक टके का भी नहीं है उसके लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, दे आर ऑल जस्ट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। द पोस्टमास्टर वाज बिगिनिंग टू लूज हिज टेम्पर, हैविंग नो सेंस, ही क्राइड। पोस्टमास्टर को गुस्सा आने लगा था। वो जल्दबाजी में था, उस कहीं जा रहा था, और यहाँ अली उसको रोक के खड़ा हुआ था। उसने कहा, हैविंग नो सेंस, वो दिमाग नहीं है क्या? Get away. Do you think we are going to eat your letter when it comes? And he walked off hastily. Ali came out very slowly, turning after every few steps to gaze at the post office. His eyes were filled with tears of helplessness, for his patience was exhausted, even though he still had faith. Yet, how could he still hope to hear from Miriam? So, पोस्टमास्टर को बहुत जल्दी हो रही थी, उसको गुस्सा भी हो रहा था। ही वॉज वेरी अनॉयड एंड इरिटेटेड बाय नाउ। ही सेड, गेट अवे, डू यू थिंक वी आर गोइंग टू ईट योर लेटर, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा लेटर खा जाएंगे अगर वो आएगा तो? हाँ। एंड ही वॉकड ऑफ हेस्टेड, ऑफ गुस्से में निकल गया। अली केम आउट वेरी स्लोली, अली बहुत धीरे धीरे वहां से पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला, टर्निंग आफ्टर एवरी फ्यू स्टेप्स टू गेज एट द पोस्ट ऑफिस। उसको मन नहीं कर रहा था जाने का। वो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता था कि अगर उसका लेटर आए, मिरियम की का कोई भी लेटर आए उसके लिए, तो क्या करना है। वो हर कुछ स्टेप्स पोस्ट ऑफिस से दूर जाकर फिर पलट के पोस्ट ऑफिस की ओर देखता कि किससे कहूँ, क्या कहूँ, किससे बात करूं। पोस्ट मास्टर जो चीफ बॉस है वो ही नहीं सुन रहा, आप किससे बात करूं। His eyes were filled with tears of helplessness, and for his patience was exhausted, even though he still had faith. Yet, how could he still hope to hear from Miriam? So, उसकी आंखों में आंसू थे, टीयर्स ऑफ हेल्पलेसनेस। उसकी पेशेंस खत्म हो चली थी। और पेशेंस इसलिए खत्म हो चली थी क्योंकि उसको पता लग रहा था, उसको रियलाइज हो रहा था कि उसका एंड नियर है। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है पेशेंस रखने का। इवन दो ही स्टिल हैड फेथ, हालांकि उसको अभी भी पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन मिरियम का लेटर जरूर आएगा। Ali heard one of the clerks coming up behind him and turned to him. तभी अली को लगा जैसे पीछे से कोई क्लर्क आ रहा था। उसने उसके फुटस्टेप्स की आहट सुनी और उसने एकदम मुड़ के देखा। ब्रदर, ही सेड। द क्लर्क वाज सरप्राइज्ड बट बीइंग अ डिसेंट फेलो ही सेड, वेल। तो जैसे उसने भाई कह के उसको रोका क्लर्क, तो क्लर्क जो था वो थोड़ा डिसेंट फेलो था। उसने कहा, हाँ बोलो क्या हुआ। Here, look at this. And Ali produced an old tin box and emptied 5 golden guineas into the surprised clerk's hand. Do not look so startled, he continued. So, उसने, अली ने, उसके हाथ में एक पुराना टिन का डब्बा था और उसने उसके हाथ में उसे खाली कर दिया। उसमें 5 golden guineas, 5 सोने की गिनी थी। क्लर्क was surprised कि ये क्या कर रहे हो, बट अली कंटिन्यूड, उसने कहा, डू नॉट लुक सो स्टार्टल्ड, तुम इतने हैरान मत हो। दे विल बी यूजफुल टू यू, तुम्हारे लिए काम आएंगे। एंड दे कैन नेवर बी टू मी, बट विल यू डू वन थिंग, ये तुम्हारे काम आ सकते हैं, मेरे काम नहीं आएंगे। सोने, ये गोल्ड मेरे किसी काम का नहीं है। बट तुम एक काम करोगे प्लीज। व्हाट, क्या? व्हाट डू यू सी अप देयर, सेड अली पॉइंटिंग टू द स्काई। अली ने कहा, वो देखो ऊपर आसमान की ओर, क्या दिख रहा है तुम्हें? हेवन। तो क्लर्क ने कहा, हेवन।
जन्नत है ऊपर. Allah is there, and in his presence I am giving you this money. When it comes, you must forward my Miriam's letter to me. तो उसने कहा अल्लाह है ऊपर और उनकी प्रेजेंस में मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ. जब भी आए मेरी मिरियम का लेटर, जब भी आए प्लीज मुझ तक पहुंचा देना. बट वेयर एम आई सपोज टू सेंड इट, आस्क्ड द अटरली बिविल्डर्ड क्लर्क. वो क्लर्क जो था बड़ा हैरान सा हो गया. उसने कहा कहाँ पहुंचाऊं भाई, कहाँ, मुझे कहाँ भेजना चाहिए वो लेटर? टू माई ग्रेव. व्हाट? तो अली ने जवाब दिया, मेरे ग्रेव पे, मेरी कब्र पे पहुंचा देना. क्लर्क वाज अमेज्ड. व्हाट, क्या बात कर रहे हो? यस, इट इज ट्रू. टुडे इज माई लास्ट डे, माई वेरी लास्ट. Alas, and I have not seen Miriam. I have had no letter from her. There were tears in Ali's eyes as the clerk slowly left him and went on his way with the 5 golden guineas in his pocket. So, अली ने कहा कि हाँ ये सच है, आज मेरा आखिरी दिन है, मेरा एकदम आखिरी दिन, और मैं अपनी मिरियम को देख नहीं पाया. कोई लेटर नहीं आया उसका मेरे पास अभी तक, बट मुझे पता है कि वो एक ना एक दिन लेटर मुझे जरूर लिखेगी. देयर वर टीयर्स, अली की आंखों में आंसू थे. द क्लर्क स्लोली लेफ्ट हिम, और क्लर्क जो था वो धीरे धीरे उसको छोड़ के वहां से चला गया, और वो 5 golden guineas अपनी पॉकेट में लेकर के वहां से निकल गया. अली वॉज नेवर सीन अगेन एंड नो वन ट्रबल टू इंक्वायर आफ्टर हिम. उसके बाद अली जो था वो कभी दिखाई नहीं दिया, और किसी ने भी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो अली कहाँ चला गया, क्यों नहीं आ रहा. One day, however, trouble came to the postmaster. His daughter lay ill in another town, and he was anxiously waiting for news of her. The post was brought in, and the letters piled on the table. Seeing an envelope of the color and shape he expected, the postmaster eagerly snatched it up. It was addressed to Coachman Ali, and he dropped it as though it had given him an electric shock. The haughty temper of the official had quite left him in his sorrow and anxiety, and laid bare his human heart. He knew at once that this was the letter the old man had been waiting for. It must be from his daughter Miriam. So, however, एक दिन पोस्टमास्टर के लिए मुसीबत आ गई. His daughter lay ill. उसकी डॉटर जो थी वो दूसरे शहर में बीमार थी. एंड ही वाज एंग्शियसली, और वो बहुत बेचैनी से अपनी डॉटर के लेटर का वेट कर रहा था कि उसकी कोई खबर आए, कुछ पता लगे उसका क्या हाल है, कैसी है वो. द पोस्ट वाज ब्रॉट इन. फाइनली जब लेटर्स आए और वो सारे लेटर्स का फाइल टेबल पे रखा हुआ था, एक एनवेलप उसको दिखा जिसका कलर और शेप से लगा कि शायद ये उसकी बेटी ने भेजा होगा, और उसने फाइल में से वो लेटर निकाल लिया. इट वॉज एड्रेस टू कोचमैन अली. बट सरप्राइजिंगली ये लेटर उसके लिए नहीं था, कोचमैन अली के लिए था. एंड ही ड्रॉप्ड इट एज दो इट हैड गिवन हिम एन इलेक्ट्रिक शॉक. और उसके हाथ से वो लेटर ऐसे छूट गया जैसे अचानक उसे करंट लगा हो. द हॉटी टेम्पर ऑफ द ऑफिशियल हैड क्वाइट लेफ्ट हिम इन a sorrow and anxiety. पोस्टमास्टर वैसे तो ही वॉज अ वेरी हॉटी टेम्पर. हॉटी टेम्पर मीन्स बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, वो बहुत तेज गुस्से वाला ऑफिशियल था. लेकिन इस समय सॉरो और एंजाइटी की वजह से इस समय उसका ह्यूमन हार्ट जो था वो उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा था. He knew at once that this was the letter old man had been waiting for. It must be from his daughter Miriam. और उसको एकदम से समझ आ गया कि शायद वो ओल्ड मैन, वो अली जो था वो, जो पिछले 5 साल से हर रोज यहाँ आकर के अपनी बेटी के लेटर का वेट कर रहा था, शायद यही वो लेटर है. पक्का उसकी डॉटर ने ही उसको लिखा हुआ. लक्ष्मी दास कॉल्ड द पोस्टमास्टर, फॉर सच वाज द नेम ऑफ द क्लर्क टू whom अली had given money. पोस्टमास्टर ने लक्ष्मीदास को बुलाया जो कि उन्हीं के ऑफिस में क्लर्क था. एंड कोइंसिडेंटली ये वही क्लर्क था जिसको अली ने आखिरी समय में गोल्ड गिनीज दी थी. यस सर, दिस इज फॉर ओल्ड कोचमैन अली, वेयर इज ही नाउ? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मीदास, ये तुम्हारे कोचमैन अली का लेटर आया, कहाँ है वो आजकल? आई विल फाइंड आउट सर, मैं ढूंढ के बताता हूँ. पोस्टमास्टर डिड नॉट रिसीव हिज ओन लेटर ऑल दैट डे. He worried all night and getting up at 3 went to sit in the office. When Ali comes at 4 o'clock, he mused, I will give him the letter myself. So postmaster जो था वो, उसका खुद का लेटर, अपनी बेटी का लेटर जो वो वेट कर रहा था, वो उस पूरे दिन आया ही नहीं. पूरी रात उसको इतनी बेचैनी थी कि रात में 3 बजे वो आकर के ऑफिस में बैठ गया. उसने सोचा जब आज अली सुबह 4 बजे आएगा तो ये लेटर खुद मैं उसको दूंगा. For now the postmaster understood Ali's heart and his very soul. After spending but a single night in suspense, anxiously waiting for news of his daughter, his heart was brimming with sympathy for the poor old man who had spent his nights in the same suspense for the last 5 years. ये पोस्टमास्टर जो था वो अब समझ चुका था कि what was Ali going through. आज वो एक फादर टू फादर कनेक्ट कर पा रहा था अली से. आज से पहले उसको अली एक पागल आदमी दिखता था जो सुबह सुबह रोज आकर पोस्ट ऑफिस में बैठ जाता था. बट आज एज ए फादर ही न्यू, उसने सिर्फ एक रात गुजारी थी सस्पेंस में कि उसकी डॉटर कैसी है.
had been anxiously waiting, वो बेचैनी से उस न्यूज का वेट कर रहा था कि उसकी डॉटर का कोई लेटर आए, कोई खत आए वहां से, जिससे उसे पता लगे कि उसकी डॉटर का क्या हाल है. His heart was brimming with sympathy, लेकिन आज उसका हार्ट जो था, it was full of sympathy for poor old man. वॉचमैन अली के लिए आज उसके दिल में बहुत सिंपैथी थी, बहुत हमदर्दी थी. उसने कितनी ही ऐसी रातें गुजारी होंगी पिछले 5 साल में, इसी सस्पेंस में कि उसकी डॉटर कैसी है, कहाँ है, क्या हाल है, किस हाल में है. ही रोज क्विकली फ्रॉम हिज चेयर, और वो अचानक अपनी चेयर से उठा. His suffering father's heart recognizing another. आज उसके उसके दिल में एक पिता का दिल था, एक फादर का हार्ट था, जो दूसरे फादर के हार्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा था. वो समझ पा रहा था कि अली ने किस तरह से वो 5 इयर्स गुजारे होंगे. हर रात वो कितनी मुश्किल से, कितनी बेचैनी में उसकी कटी होगी, कि वो रोज सुबह उठ करके 4 बजे वहां से निकल करके पोस्ट ऑफिस आ जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद शायद आज उसकी डॉटर का लेटर आ जाए. और तभी अचानक दरवाजा खुला. "Come in, Brother Ali," he cried, handing the letter to the meek old man bent double with age. He was standing outside. Ali was leaning on a stick, and the tears were wet on his face, as they had been when the clerk left him. तभी पोस्टमास्टर ने जैसे दरवाजा खुला तो उसने आवाज दी, "कम इन ब्रदर अली, अंदर आ जाओ." हैंडिंग द लेटर टू द मीक ओल्ड मैन, और उसने उस कमजोर से बूढ़े आदमी को लेटर देते हुए कहा. ही वॉज बेंट डबल. अली जो था वो अपनी एज से भी दुगना झुक गया था, उसकी कमर काफी झुक गई थी. वो बाहर खड़ा हुआ था. अली वॉज लीनिंग ऑन अ स्टिक. अली जो था वो, ऐसा लग रहा था पूरा वेट उसने अपनी स्टिक पे दे रखा था. हिज टीयर्स वर वेट. उसकी आंखों के आंसू जो थे अभी भी गीले थे, उसके फेस पे दिख रहे थे, एज दे हैड बीन, जैसे कि क्लर्क ने जब उसे छोड़ा था वो थे. बट हिज फीचर्स हैड बीन हार्ड देन, एंड नाउ दे वर सॉफ्टेंड बाय लाइंस ऑफ काइंडनेस. लेकिन उस टाइम उसके फीचर्स जो थे वो बहुत हार्ड थे. अभी जो था वो बहुत सॉफ्ट दिख रहा था, उसके फेस पे बहुत सारी काइंडनेस वाली लाइंस दिख रही थी. He lifted his eyes, and in them was a light so unearthly that the postmaster. So his eyes lifted. He lifted his eyes, और उसने जब अपनी आंखें ऊपर उठाई और पोस्टमास्टर को देखा, तो in them there was a light so unearthly. इतनी एक अलग सी रोशनी थी उसकी आंखों में कि पोस्टमास्टर घबरा गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो. He shrank back in fear and astonishment. वो घबरा करके एकदम पीछे हो गया, हैरान हो गया, क्या हुआ. Lakshmi Das had heard the postman's words when he came, as he came towards the office from another quarter. "Who was that, sir? Old Ali?" he asked. But the postmaster took no notice of him. He was staring with wide open eyes at the doorway from which Ali had disappeared. Where could he have gone? At last he turned to Lakshmi Das. "Yes, I was speaking to Ali." So Lakshmi Das, जो कि जिसने पोस्टमास्टर की आवाज सुन ली थी कि पोस्टमास्टर ने उसको बुलाया है, वो ऑफिस के दूसरे क्वार्टर में, दूसरी साइड में था, वो उसकी ओर आ रहा था. उसने पूछा, "हु वाज दैट सर?" कौन था? "ओल्ड अली." बट पोस्टमास्टर, लेकिन पोस्टमास्टर ने जैसे उसकी आवाज को सुना ही नहीं. ही वॉज स्टेयरिंग विद वाइड ओपन आईज. उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी और उस डोरवे में देख रहा था जहां से अली अचानक गायब हो गया था. वेयर कुड ही हैव गॉन? कहाँ जा सकता है? एट लास्ट, फाइनली वो लक्ष्मीदास की ओर मुड़ा. उसने पूछा, उसने कहा, "यस, आई वाज स्पीकिंग टू अली." "ओल्ड अली इज डेड सर, बट गिव मी हिज लेटर." तो लक्ष्मीदास ने कहा, ओल्ड अली की तो डेथ हो चुकी है, आप वो लेटर मुझे दे दीजिए. व्हाट? बट व्हेन? आर यू श्योर लक्ष्मीदास? क्या हुआ, कब, कैसे? "Yes, that is so," broke in the postman who had just arrived. "Ali died 3 months ago." और लक्ष्मीदास ने कहा कि यस, ऐसा ही है, अली की डेथ को तो 3 महीने हो चुके हैं. Postmaster was bewildered. Miriam's letter was still lying near the door. Ali's image was still before his eyes. He listened to Lakshmidas' recital in the last interview, but he could still not doubt the reality of the knock on the door and the tears in Ali's eyes. He was perplexed. Had he really seen Ali? Had his imagination deceived him, or had it perhaps been Lakshmidas? पोस्टमास्टर जो था वो पूरी तरह कंफ्यूज था. मिरियम का लेटर अभी भी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था. अली की इमेज अभी भी उसकी आंखों के सामने दिख रही थी. लेकिन वो लक्ष्मी दास की बातें भी सुन रहा था कि लास्ट साइट इंटरव्यू, मतलब लास्ट टाइम जब कोचमैन अली से वो मिला था तो क्या हुआ था. लक्ष्मी दास उसको पूरी कहानी बता रहा था कि किस तरह से वो आया था, उसने उसको गोल्ड गिनीज दी थी एंड ऑल दैट. बट ही कुड स्टिल, लेकिन उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो नॉक डोर पे, दैट वाज रियल. यस. मैम तो कोचमैन जो अली था वो उसकी आत्मा थी, मतलब वो जो गेट पे थी। व्हेन यू अच्छा डाई तो वेटिंग फॉर समथिंग, हम्म, यू कैन नॉट डाई, यू कैन नॉट लीव, क्योंकि आपका मन जो है वहीं बंधा रहता है. तो मतलब जो उसने लेटर दिया था तो वो उसने दे दिया अली को, तो वो उस चला गया ना लेटर अली Like, फिर। पोस्टमैन क्यों I बढ़ाया, like. बट अली इज अ सोल, हाँ। और वो उसकी इमेजिनेशन है. वो उसको लग रहा था कि अली जैसे रोज 4 बजे आ जाता है, वैसे ही आ गया होगा, अच्छा। उसी ने नॉक किया होगा. ओ।
तो कई बार अच्छा। होता है ना, हम किसी चीज को इतना ज्यादा सोचते हैं कि हमें लगता है कि वो सच में हो रहा है हमारे सामने। तो अच्छा। पोस्ट मास्टर के साथ ऐसे ही हुआ था, उसको ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजा नॉक करा और उसको लगा 4 बजे तो अली आता है, तो उसने कहा कम इन हम्म। ब्रदर अली, अंदर आ जाओ, यू नो। लेकिन वो अंदर नहीं आया और वही डोर पे खड़ा रहा। अली की आंखों में आंसू थे, ही वाज सो परप्लेक्स, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये रो क्यों रहा है, भाई से तो खुश होना चाहिए कि लेटर आ गया, बट अचानक वो गायब हो गया। अली का जो विजन था वो गायब हो गया, एंड देन ही फाउंड दैट द लेटर वाज राइट ऑन द फ्लोर, वहीं जमीन में पड़ा हुआ था। तब उसको रियलाइज हुआ। तो वो अब अपने मन में सोच रहा है कि हुआ क्या आखिर, क्या मैंने सच में अली को देखा, उसके भूत को देखा, या मेरी इमेजिनेशन मुझे धोखा दे रही थी, या लक्ष्मी दास अंदर आया था जिसको मैंने अली समझ लिया, क्योंकि लक्ष्मी दास में उसके विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ही आया है अंदर। तो वो, हम्म। हिज माइंड इज टोटली कंफ्यूज्ड। बट खैर, द डेली रूटीन बिगिन, फिर से दिन शुरू हुआ। क्लर्क रेड आउट द एड्रेसेस, पुलिस कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट, लाइब्रेरियन, क्लर्क जो था वो फिर से सॉर्टिंग करने लगा लेटर्स की, और ही फ्लंग द लेटर्स डेफ्टली, और अलग अलग पोस्टमैन के डायरेक्शन में फेंकने लगा वो लेटर्स। But the postman now watched them as eagerly as though each contained a warm beating heart. He no longer thought of them in terms of envelopes and postcards. He saw the essential human worth of a letter. लेकिन पोस्टमैन जो था वो, he was watching them as eagerly, वो आज पोस्ट मास्टर उन लेटर्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज वो लेटर्स उसके लिए सिर्फ लेटर्स नहीं थे जो पेपर के एनवेलप्स थे या पोस्ट कार्ड्स थे। आज उसको उस हर एक लेटर में ऐसा लग रहा था, देयर इज अ वार्म बीटिंग ह्यूमन हार्ट, किसी ना किसी इंसान के दिल की धड़कन है, उसके इमोशंस हैं जो इस लेटर में है। That evening you could have seen Lakshmi Das and the postmaster walking with slow steps to Ali's grave. उस दिन आप शाम को देख सकते थे कि लक्ष्मी दास और पोस्टमास्टर बहुत ही धीरे धीरे धीमे कदमों से अली की ग्रेव की ओर जा रहे थे। They laid the letter on it and turned back. उन्होंने उसकी कब्र पे वो लेटर लिखा रखा और वहां से वापस मुड़ गए। दास, वर यू इंडीड द फर्स्ट हू कम टू ऑफिस दिस मॉर्निंग? पोस्टमास्टर अभी भी कंफ्यूज है, वो लक्ष्मी दास से पूछ रहे, सच में आज तुम ही फर्स्ट बंदे थे जो ऑफिस आए थे? यस सर, आई वाज द फर्स्ट। देन हाउ? नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही चले, तो लक्ष्मी दास अगर सबसे पहले आया तो उससे पहले वो कौन था जिसको उसने अली समझ लिया? व्हाट सर, क्या हुआ? ओह नेवर माइंड, the postmaster said shortly. At the office, he parted from Lakshmi Das and went in. The newly vacant father's heart in him was reproaching him for having failed to understand Ali's anxiety. For now, he himself had to spend another night of relentless, restless anxiety, tortured by doubt and remorse. He sat down in the glow of a charcoal cigarette to wait. और पोस्टमास्टर ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। और ऑफिस पहुंच करके लक्ष्मीदास जो था वो, लक्ष्मीदास और पोस्टमास्टर अपने अपने रास्ते चले गए। द न्यूली अवेकेंड फादर्स हार्ट, आज पोस्टमास्टर को समझ आ रहा था कि एक पिता का दिल क्या होता है। जब से उसकी अपनी बेटी की खबर के का वो इंतजार कर रहा था, उसको वो एनजाइटी, वो ईगरनेस, वो बेचैनी फील हो रही थी। और वो समझ पा रहा था कि अली ने कितने साल ऐसे गुजारे हैं, हम लोगों ने उसका इतना मजाक बनाया, हमने उसको इतना उसके ऊपर हम लोग हंसे, उसको हमने भला बुरा भी कहा, लेकिन अली ने कभी पलट के हमें कुछ गलत नहीं बोला। आज उसको रियलाइज हो रहा था कि अली का दिल कितना बड़ा था, एज ए फादर वो कितना सफर कर रहा था अपनी बेटी के इस लेटर के लिए। लेकिन जो भी हो, आज फिर एक रात थी जो उसको इसी तरह से, इसी रेस्टलेस एंजाइटी में बितानी थी, क्योंकि उसकी बेटी का लेटर अभी भी नहीं आया था। टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड रिमोर्स, ही सैट डाउन इन द ग्लो ऑफ चारकोल सिगरेट टू वेट। और उसका दिल जो था वो खुद उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको बार बार कोस रहा था कि तुम्हें अली की फीलिंग्स क्यों नहीं समझ आई, यू ऑल्सो हैव अ डॉटर। तुम्हें आज से पहले अली क्यों नहीं समझ आया, क्यों तुमने अली को कभी प्यार से, कभी रिस्पेक्टफुली बात नहीं किया? और ये सब सोचते सोचते उसके डाउट्स, उसकी जो अफसोस था, जो उसका रिमोर्स था, जो उसका गिल्ट था, उसे खाए जा रहा था। और वो रात में चारकोल सिगड़ी के साथ में, चारकोल सिगड़ी मीन्स अंगीठी के पास में बैठ करके इंतजार करने लगा कि सुबह 4 बजे फिर से पहली मेल आएगी, 6 बजे, 5 बजे, जो भी आती है अर्ली मॉर्निंग में, एंड ही विल लुक फॉर हिज लेटर कि उसकी डॉटर ने उसके लिए क्या भेजा है। स्टोरी, द लेटर। वैसे तो